नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एबी प्लस टीम में स्वागत है। मैं हूं अमित बुडानिया और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर। इस कार्यक्रम का आयोजन नियमित सोमवार से शनिवार को शाम 4 बजे किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है यूपीएससी और आरएस की परीक्षा के संदर्भ में जितने भी करंट अफेयर्स के मुद्दे होते हैं उन पर संक्षिप्त विवरण तैयार करना। हालांकि हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि इस दौरान उस टॉपिक की संपूर्ण जानकारी पृष्ठभूमि आपके साथ साझा की जाए ताकि आपको अन्य किसी स्रोत को देखने की आवश्यकता ना हो। इस तरीके के विशेष कार्यक्रम को प्राप्त करने के लिए आप सबको एबी प्लस टीवी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा, क्योंकि हमारा कोई भी कार्यक्रम यूट्यूब और फेसबुक पर कोविड-19 जैसे संकट के खत्म होने के बाद 3 मई के बाद संचालित नहीं होंगे। इसलिए निरंतर इससे जुड़ने के लिए आपको एबी प्लस टीवी का निःशुल्क तौर पर जो ऐप मिल रहा है उसे डाउनलोड करने की आवश्यकता है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री केयर फंड। जो है हाल ही में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा एक कोरोना वायरस के संकट से, इस महामारी से निपटने के लिए राहत कोष की स्थापना की गई है, जिसको नाम दिया गया है प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड। और इसकी स्थापना के साथ ही विवाद का विषय शुरू हो गया है। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री ने नेक दिल की अपील लोगों से की है कि सबको अपने एक दिन की सैलरी इसमें दान करनी चाहिए ताकि देश में किसी भी वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न ना हो और हम लोग कोरोना जैसी महामारी से निपट सकें। बहुत से लोग इस फंड को लेकर अपने आप के विवाद के विषय में हैं। दूसरी तरफ इस फंड पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। देश में पहले से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना हो चुकी थी, वो 1948 से चल रहा है। पंडित नेहरू की सरकार ने उसकी स्थापना की थी। ऐसे में कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं ने इस पर विवाद शुरू कर दिया है कि इसमें और पहले वाले कोष में कोई फर्क नहीं है, केवल अपने नाम को चमकाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने इस तरीके के कोष की स्थापना की है। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी और शशि थरूर ने इशारों में इसका खुलकर विरोध कर दिया है। लेकिन जब हम लोग इसका परीक्षा के हिसाब से विश्लेषण करें, क्योंकि राजनीतिक उद्देश्य हमारा नहीं है, तो दोनों में बहुत अंतर हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। और बहुत से लोगों में यह भी एक भ्रम फैला हुआ है कि इस कोष की स्थापना केवल जिस उद्देश्य से की गई है वह है इस कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए, अर्थात कोरोना वायरस की इस महामारी से निपटने के लिए। पर यह सत्य नहीं है। ये एक ऐसा कोष निर्मित किया गया है जो दीर्घकालीन समय तक चलेगा यदि कोई राजनीतिक द्वेषता इसमें उत्पन्न नहीं होती है। तो आज जानते हैं कि प्रधानमंत्री केयर फंड की संपूर्ण विश्लेषण क्या है। चर्चा में रहने का कारण हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इसका गठन किया है और जब हम लोग इस कोष की बात करेंगे तो ये कार्यपालिका के निर्देश पर स्थापित कोष है। देश में कुछ सरकारी कोष होते हैं, जो अकाउंट होते हैं, जिनमें एक प्रमुख अकाउंट होता है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा अकाउंट होता है और एक संवैधानिक खाता होता है, संवैधानिक कोष होता है। इसमें जितनी भी राशि जमा होती है और जो निकाली जाती है वो देश की संसद की अनुमति से ही निकाली जा सकती है। दूसरी तरफ एक होता है लोक लेखा खाता, जो हम लोग कार्यपालिका के नियंत्रण में रखते हैं। वो भी एक तरीके का संवैधानिक कोष ही है। और जब हम लोग उसकी बात करते हैं तो वो कार्यपालिका के नियंत्रण में छोटी अमाउंट जो होती हैं या छोटे मोटे अन्य जो संचित निधि के अलावा आय के स्रोत होते हैं वो राशि उसमें जमा होती है और वो कार्यपालिका के नियंत्रण में रहती है। पर उतना बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा उसका नहीं होता है जितना संचित निधि का है। इसके साथ साथ देश के अंदर एक प्रावधान रखा गया है, वो है आकस्मिक निधि का प्रावधान। आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान में है, जो अधिकार देता है देश के राष्ट्रपति को, देश की संसद को, कि वह किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए एक आकस्मिक निधि का, कंटिजेंसी फंड का निर्माण कर सकता है, जो किसी आपदा के दृष्टिकोण में है, जिसकी वर्तमान की अधिकतम राशि 500 करोड़ की सीमा है। तो 500 करोड़ तक की राशि आकस्मिक निधि में रखी जा सकती है। हालांकि जो आकस्मिक निधि में हम लोग राशि रखते हैं वो भारत की संचित निधि से आती है और संचित निधि से उस राशि को राष्ट्रपति के नियंत्रण में दिया जाता है। आकस्मिक निधि का प्रावधान इसलिए किया गया है कि यदि देश में संसद किसी कारण से नहीं चल रही है, जैसे अभी वर्तमान परिस्थिति में नहीं चल सकती है, ऐसे में बिना संसद की अनुमति के यदि राशि की आवश्यकता पड़े तो हम आकस्मिक निधि से निकाल सकते हैं। पर ये तीनों ही खाते जो हैं वो सरकार की बजटीय सहायता पर चलते हैं, अर्थात सरकार के द्वारा दी गई राशि पर चलते हैं। इन सब से अलग हटकर केंद्र सरकार की तरफ से एक नया कार्यपालिका के आदेशों पर मैं कह सकता हूं जो एक संवैधानिक कोष नहीं है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट पहलू क्या है कि जो प्रधानमंत्री केयर फंड है वो कोई संवैधानिक कोष नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंड नहीं है, वो कार्यपालिका के आदेशों पर बना हुआ है। अब हम इसके प्रावधानों पर चर्चा करते हैं।
जब हम लोग प्रधानमंत्री केयर फंड की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री केयर फंड का जो पूरा नाम है वो है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन द इमरजेंसी सिचुएशन। इसका जो पूरा नाम रखा गया है वो है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन द इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसकी जब मैं बात करूंगा तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर बना हुआ है, कार्यपालिका के आदेशों पर बना हुआ है। ये किसी भी तरीके का कोई भी संवैधानिक कोष नहीं है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया है। एक तो इसका तत्कालीन उद्देश्य जो दिखाया गया है, हालांकि ये तो हमारे समझने के योग्य है, बाकी यदि हम परीक्षा के हिसाब से बात करें तो ये अकेला नहीं है। तत्कालीन उद्देश्य तो यह है कि जो कोविड-19 है, इस महामारी के संकट से निपटने के लिए जितनी राहत सामग्री हम लोग पहुंचा सकते हैं इस कोष के माध्यम से पहुंचाएंगे। पर इसके कुछ उद्देश्य प्रधानमंत्री की जो कार्यपालिका के आदेश हैं, इस आदेश के साथ कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। यदि मैं उन उद्देश्यों की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ कही गई है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा, यहाँ गौर करने के कुछ विषय हैं क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है, वो आपको समझने की आवश्यकता है कि इसमें कहा गया है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी आपदा हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य यहाँ मेन फैक्टर है कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी आपदा हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो और या मानव द्वारा निर्मित आपदा हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या मानव द्वारा निर्मित आपदा हो, कोई भी आपातकालीन परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के दौरान उस परिस्थिति से निपटने के लिए, संसाधनों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए, कोई नया शोध अनुसंधान करने के लिए इस राशि का प्रयोग किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोविड-19 जैसी कोई महामारी, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर किसी मानव द्वारा निर्मित हो, लेकिन अगर ऐसा महसूस होता है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए किसी रूप से चुनौती बनकर कोई आपदा या आपातकालीन परिस्थिति आई है, तो उस परिस्थिति के दौरान किसी भी तरीके की मदद देनी हो चाहिए, किसी हम लोग कह सकते हैं कि बाधा को दूर करना हो, जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करना हो, संसाधनों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना हो, या फिर उस बीमारी या उस संकट पर कोई शोध या अनुसंधान करना हो, तो उस दौरान इस फंड की राशि का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां कही गई है कि यदि इस बोर्ड के जो सदस्य हैं जिसके अधीन ये कोष होगा, इसके सदस्यों को लगता है कि जनता किसी चीज से पीड़ित है, प्रभावित है, या जनता को प्रभावित करने वाला कोई कारक है, यदि उस कारक से निपटने के लिए इस राशि का प्रयोग किया जा सकता है। तो केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, यदि इस बोर्ड के सदस्यों को ऐसा महसूस होता है कि कोई भी ऐसा कारक जो जनता प्रभावित हो रही है, उस कारक से निपटना है, तो भी इस राशि का प्रयोग कर सकते हैं। और सरकार ने इसका तीसरा जो उद्देश्य निर्धारित किया है वो ये है कि कोई भी जरूरी कदम जो उठाना पड़े, इन सब को छोड़कर भी अगर कोई जरूरी क्षेत्र ऐसा हो जिसमें इस राशि की आवश्यकता पड़े, तो वहां भी इस राशि का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इसका निर्णय जो होगा वो बोर्ड के सदस्यों का होगा। अब सवाल ये है कि इसके बोर्ड की संरचना क्या होगी, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। तो जब मैं बोर्ड के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो जो इसका अध्यक्ष होगा वो स्वयं प्रधानमंत्री होगा। यहाँ गौर करना है, बहुत से वीडियोज मैंने देखे जिनमें कुछ गलत डाटा आपके साथ साझा किया गया है। ये सरकारी जो दस्तावेज है वहाँ से उठाया हुआ आंकड़ा है, तो आपके लिए ये सबसे रिलीवेंट होगा कि इस बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा प्रधानमंत्री होगा, और जो बोर्ड के सदस्य होंगे उसमें 3 सदस्य तो पद के अनुसार होंगे। डिफेक्टो पोस्ट के तहत जिनको हम लोग कह सकते हैं कि 3 सदस्य तो पद के अनुसार होंगे। उनमें जो पहला है वह है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री। दूसरा जो है वह है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, केंद्रीय रक्षा मंत्री। और तीसरा जो है वह है यूनियन होम मिनिस्टर। तो ये 3 वो सदस्य होंगे इस ट्रस्ट के, इस बोर्ड के, जो हमेशा क्या होंगे कि इसके पद के अनुसार सदस्य होंगे। यानी जो देश का गृह मंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा, और जो देश का रक्षा मंत्री होगा वो पद के अनुसार इस बोर्ड का सदस्य होगा। और इनके अलावा इसमें एक प्रावधान किया गया है
कि 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है, और ये जो नियुक्ति है ये केवल प्रधानमंत्री करेंगे। 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है और ये नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री 3 उन सदस्यों की नियुक्ति करेंगे जिन्होंने कानून के क्षेत्र में, लोक प्रशासन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में, किसी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त कर रखी हो। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इस नियम के तहत, इस फंड के तहत। वो ये हैं कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, 3 सदस्य पद के अनुसार होंगे, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री। इन 3 के अलावा 3 और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, और वो 3 सदस्य जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। वो 3 सदस्य जो प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे वो या तो कानून के क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए, या लोक प्रशासन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए, स्वास्थ्य, अनुसंधान, विज्ञान और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उसके द्वारा कोई विशेष योगदान दिया हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा योगदान उसने दिया है तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसके लिए काम करेगा। और इस हिसाब से मैं कह सकता हूं ये 7 सदस्यीय बोर्ड है, टोटल 7 मेंबर बॉडी है। 3 पद के अनुसार हैं, 3 की नियुक्ति होगी और एक अध्यक्ष जो हैं वो पद के अनुसार हैं। तो ये इस ट्रस्ट के टोटल सदस्य होंगे जिनका इस बोर्ड के तहत ये लोग इस कोष पर नियंत्रण रखेंगे, और इनकी सहमति से ही सब कुछ होगा। हालांकि यहाँ एक प्रावधान दिया गया है कि जो भी निर्णय होगा वो इन बोर्ड के सभी सदस्यों की सहमति से होगा, और इन सब का उद्देश्य 3 उद्देश्य जो निर्धारित किए गए हैं कि कोई भी सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन परिस्थिति हो, मानव द्वारा निर्मित आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो, उस आपदा से निपटने के लिए, उस आपदा के लिए संसाधनों को खरीदने के लिए, उस आपदा में राहत कोष पहुंचाने के लिए, उस आपदा के दौरान कोई शोध या विकास करने के लिए इस राशि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी जनहित को प्रभावित करने वाली घटना हो जो जनता को प्रभावित कर रही हो, तो इस बोर्ड के सदस्यों को यदि लगता है कि इस राशि का प्रयोग होना चाहिए तो उसमें भी किया जा सकता है। और एक तीसरा उद्देश्य यहां रखा गया है, वो ये है कि यदि बोर्ड के सदस्यों को लगता है कि किसी विशेष घटना में भी इस राशि का प्रयोग होना चाहिए, तब भी इस राशि का प्रयोग किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि इन सभी के साथ जब हम लोग इसके प्रावधानों की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से प्रोविजन शामिल किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। जब मैं प्रावधानों की बात करता हूं तो प्रावधानों के अंदर जो सबसे पहली चीज इसमें शामिल की गई है वो यह है कि इस कोष में केवल दान की गई राशि ही शामिल होगी। जो भी पैसा हमने डोनेट किया है वही शामिल होगा। 1 रुपये से लेकर कितनी भी राशि तक जमा की जा सकती है इसके अंदर, और जो इसमें देश की जनता ने और देश की संस्थाओं ने इसके अंदर दान किया है वही राशि केवल इसके अंदर शामिल होगी। बाकी इसको कोई भी बजट ये सहायता नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको इस वीडियो के शुरू होने में पहले ही कहा था कि जैसे आकस्मिक निधि में क्या है कि सरकार पैसा डालती है, तो इसमें सरकार कोई भी पैसा नहीं डालेगी। इस देश का कोई भी नागरिक या कोई भी संस्था इसके अंदर राशि दान कर सकती है, केवल वही राशि इस खाते में जमा होगी और सरकार की तरफ से कोई भी बजट ये सहायता इसको नहीं दी जाएगी। इसको लेकर जैसे आपने सुना होगा कि 15,000 करोड़ का पैकेज जारी किया गया, तो जो 15,000 करोड़ का पैकेज होगा वो कभी भी इस कोष के तहत नहीं आएगा, इसके अधीन जमा नहीं होगा। इसमें तो केवल जनता के द्वारा जो दान की गई राशि है वही शामिल होगी, कोई भी सरकारी सहायता इसके अंदर शामिल नहीं होगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि इस राशि का जो प्रयोग है वो केवल जो निर्धारित उद्देश्य हैं, ये जो 3 उद्देश्य मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं 3 उद्देश्यों में इस राशि का प्रयोग हो सकता है। इसके अलावा इस राशि का प्रयोग अन्य कहीं भी नहीं किया जा सकता है। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसकी जो धारा 80G है उसके अनुसार, जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसकी जो धारा 80G है
उसके अनुसार इसके अंदर एक प्रावधान रखा गया है। वो प्रावधान ये है कि इस पूरी परिस्थिति के अंदर जो राशि दान की गई है वो 100% कर से मुक्त होगी। बहुत से लोग इस पर भी संशय कर रहे हैं कि 50% होगी, 60% होगी, तो ऐसा गलत है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो राशि इसके तहत जमा की गई है उसका पूरा का पूरा 100% जो होगा वो हमेशा कर से मुक्त होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 80G जो उनकी धारा है, उस धारा के तहत इस कोष के अंदर जितनी भी राशि जमा की गई है वो राशि 100% जो होगी वो हमेशा कर से मुक्त होगी। इसके अलावा जब मैं बात करूं तो जो कंपनी एक्ट 2013 था, कंपनी एक्ट 2013 था जो संशोधित 2019 है, कंपनी अधिनियम 2013 संशोधित 2019 जो है, उसके तहत देश में एक प्रावधान था कि सभी उन कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरी करने वाली कंपनियों को अपने कुल लाभ का 2% जो है वो सामाजिक दायित्व के तहत देना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बाध्यकारी होता है। यदि मेरी संस्था AB+ TV किसी भी नियम के तहत, उस कंपनी एक्ट के तहत यदि CSR के दायरे में आती है तो मुझे इस कंपनी के लाभ का 2% समाज के कल्याण में लगाना होता है। ऐसा प्रावधान 2013 में किया गया था। इसमें कुछ संशोधन 2019 में किया गया था। इसकी एक अलग से रिपोर्ट और एक वीडियो में बना चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। इस नए कोष के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि जो 2% CSR की राशि लोग जो जमा करते हैं, जो खर्च करते हैं, तो यदि किसी कंपनी ने, सार्वजनिक कंपनी ने, किसी भी निजी कंपनी ने कोई भी राशि इस कोष में दान की है तो वो CSR के दायरे में आएगी, उनको CSR के अधीन शामिल किया जाएगा, उनको एक्स्ट्रा CSR खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी कारण से देख रहे होंगे बड़े बड़े उद्योगपति इसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही है ये राशि जब हम खुद खर्च कर रहे हैं, इससे अच्छा देश के संकट के दौर में खर्च करें ताकि हमें भी लाभ मिले और देश को भी लाभ मिले। तो जितनी भी कंपनियों के द्वारा कंपनी एक्ट के तहत जो CSR दी जाती है, यदि उन कंपनियों ने इस अकाउंट में कोई भी राशि दान की है तो CSR के दायरे में आएगी, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। ये एक विशेष प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इसके अलावा जब मैं बात करूं तो इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज शामिल की गई है कि जो विदेशी सहायता है, कोई विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनी यदि हमें कोई सहायता देना चाहता है तो वो नागरिक और कंपनी भी हमें सहायता दे सकती है। उसके लिए क्या किया गया है, इस कोष में एक अलग से खाता खोला गया है। देश के नागरिकों और कंपनियों के लिए अलग खाता होगा और विदेशी नागरिक और विदेशी कंपनियों के लिए अलग खाता होगा, और उनको भी नियमों में छूट दी गई है। जो फॉरेन रेगुलेशन करेंसी जो एक्ट होते हैं, उन FRCA एक्ट के तहत उनको भी छूट दी गई है इसके प्रावधान के तहत। अब जब हम लोग बात करेंगे तो देश में पहले से एक राहत कोष चल रहा है, वो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। इसको लेकर विवाद हो गया है इस नए फंड के साथ में। तो नए फंड की तो क्या क्या विशेषता है, क्या प्रावधान है, किस तरीके की संरचना होगी, सब कुछ मैंने आपके साथ साझा किया है। अब मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष क्या है। जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी स्थापना सन 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अनुशंसा पर की गई थी। पंडित नेहरू ने यह अनुशंसा इसलिए की थी कि उस दौरान पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिए हम लोग विशेष राहत का कार्यक्रम चला रहे थे, तो उस कार्यक्रम के उद्देश्य से हम लोगों ने इसको शुरुआत की है। इसके तहत भी जनता ही राशि दान करती है, कोई भी बजटीय सहायता जो है वो इसमें शामिल नहीं होगी। केवल जनता के द्वारा जो राशि दान की गई है उसी को इसके अंदर शामिल किया गया है, बाकी कोई बजटीय सहायता यहाँ उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसके अलावा ये भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत 80G के तहत 100% कर से मुक्त होता है, कि इसके तहत भी जो राशि दी गई है उसको भी हमेशा पूर्णतः कर से मुक्त रखा गया है, और उसको आयकर के तहत छूट प्राप्त की जा सकती है कि जिसने भी इस कोष में राशि जमा की हो वो आयकर के तहत इसमें छूट प्राप्त कर सकता है। पर इस राशि के प्रयोग करने के जो उद्देश्य हैं, जहां जहां इसका प्रयोग हो सकता है,
वो थोड़ा सा अधिक व्यापक है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बहुत से लोग कहते हैं दोनों लगभग सेम है, लगभग सेम है लेकिन दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है। जब मैं प्रधानमंत्री केयर फंड की बात करता हूं तो वो जो अधिक डील करती है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के साथ डील करती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की बात करता हूं तो इसमें पहला प्रावधान तो दिया गया है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा जो है उस आपदा से निपटने के लिए, कोई भी प्राकृतिक आपदा है उस आपदा से निपटने के लिए इस राशि का, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, उस दौरान इस राशि का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा इसके अंदर कहा गया है कि मानव द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख आपदाएं, जैसे कोई बड़ी दुर्घटना हो गई हो या दंगे हो गए हों, इनके दौरान इस राशि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी प्रावधान था कि स्वास्थ्य की समस्याओं से जुड़ा कोई मुद्दा हो तो उस मुद्दे में भी इस राशि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई कैंसर पीड़ित हो, उसको सरकार राशि देना चाहती हो तो वो राशि इस राशि से निकालकर दी जा सकती है प्रधानमंत्री राहत राष्ट्रीय राहत कोष से। तो इसका जो दायरा है मैं कह सकता हूं सामान्य शब्दों में ये अधिक व्यापक है जो प्रधानमंत्री केयर फंड है उसकी तुलना में। तो इसका दायरा अधिक व्यापक है उनकी तुलना में, लेकिन वो जो है वो एक विशेष क्षेत्र पर बल देता है, वो ये है सार्वजनिक स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं। और इसमें हो सकता है कि जैसा दुनिया सोच रही है, जैसा समीकरण बता रही है कि कोई राजनीतिक कारण है कि वो खुद के नाम से इसको शुरू करना चाहते थे, पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें पढ़ाई की दिशा में पढ़ना है। और अगर वो खुद के नाम से शुरू करना चाहते थे तो इसमें ऐसा राजनीतिक पेच होना चाहिए था, पर इसके अंदर जब हम संरचना की बात करेंगे तो इसमें कार्यपालिका का पेच है जिसमें 3 योग्य व्यक्तियों को शामिल किया गया है, 3 कार्यपालिका के सदस्यों को शामिल किया गया है और एक स्वयं इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे। तो ये एक मानवता के उद्देश्य से संचालित किया गया एक नया कोष है, एक संवैधानिक कोष नहीं है। इसके साथ साथ आज के इस टॉपिक के विश्लेषण के साथ एक तो सबसे महत्वपूर्ण, जैसे हम लोग हर विषय की चर्चा करने के बाद उसका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आज का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। और इस क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो जो मेंस का होगा वो भी आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करें, इस टॉपिक के नोट्स को तैयार करें। छात्रों की बेहद मांग पर कि हम लोग वीडियो को अच्छे से सुनना चाहते हैं, इस दौरान नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो हमें PDF उपलब्ध करवाई जाए। तो पिछले 3 कार्यक्रमों से इस व्यवस्था को सुनिश्चित कर दिया गया है। आप लोग जो टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से प्रतिदिन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस टॉपिक के भी जो PDF है वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इस तरीके के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए और समाज में शिक्षा को बढ़ाने के लिए देखते रहिए AB+ TV।